Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and I welcome you all to Study Station. Especially, I welcome you to the exploration of formalism. Formalism is a literary theory, it's a foundational approach in literary analysis that transformed how we understand text. So, in this video, we will delve deeper into its origin, core principles, and its everlasting impact on literary analysis. So let's get started. First, we will talk about its historical origins. हिस्टोरिकल ऑरिजिन्स में आप ये देख लें कि ये जो थीरी है, ये जो लिटरेरी थीरी है, ये रशियन फॉर्मलिज्म है, यानी कि रशिया से आई है. अब ये रशिया से आई है तो ये 1910 और 1920s के दरमियान एमर्ज हुई. ये एक थीरी का रिएक्शन था. उस थीरी का नाम है इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म. बेसिकली हुआ ये कि इस थीरी से पहले, यानी फॉर्मलिज्म से पहले, ये देखा जाता था कि एक टेक्स्ट को हमने ऑथोरियल इंटेंशन से और बायोग्राफिकल डिटेल से समझना था. यानी कि टेक्स्ट को हम किसकी मदद से समझते थे कि ऑथर की इंटेंशन क्या है और क्या बायोग्राफिकल डिटेल्स हैं ऑथर की, या क्या बैकग्राउंड है टेक्स्ट का. लेकिन इस थीरी के आने के बाद एक शिफ्ट हो गया. शिफ्ट कैसे हुआ कि हम ऑथोरियल इंटेंशन से हट के टेक्स्ट के ऊपर फोकस करने लगे. इसमें बेसिकली फॉर्मलिज्म का मकसद ये था कि स्टडी किस पे करनी है, टेक्स्ट पे करनी है, इसकी इंटरनल मैकेनिक्स पे करना है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे करना है. तो टेक्स्ट जो था वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी था. अब हम बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी को पेश किसने किया है. बेसिकली दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आर्किटेक्ट्स हैं इस थ्योरी के, विक्टर शिकोलॉव्स्की एंड रोमन जैकॉब्सन. विक्टर ने इस थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है डीफैमिलियराइजेशन. इस कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद अच्छे से डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. रोमन जैकॉब्सन का नाम दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और यहाँ पे उन्होंने लिंग्विस्टिक एनालिसिस पेश किया, पोएटिक फंक्शन पेश किया, जो कि आगे मज़ीद फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद है. यहाँ पे एक तीसरा नाम भी जुड़ता है, वो है बोरस का. बोरस ने बेसिकली थ्योरी ऑफ फॉर्मल मेथड दिया, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स पेश किए. ये तीनों के तीनों कंट्रीब्यूटर्स हैं फॉर्मलिज्म में, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों जो आर्किटेक्ट्स हैं, ये जो तीनों थ्योरिस्ट्स हैं, ये फोकस करते हैं इंटरनल टेक्सचुअल एलिमेंट्स पे. अब हम बात कर लेते हैं कोर प्रिंसिपल्स की. कोर प्रिंसिपल क्या है इसका, यानी कि फॉर्मलिज्म क्या चीज़ है. देखिए, आसान तरीन लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए समझना. फॉर्म यानी कि उसकी शक्ल. हमने यहाँ पे टेक्स्ट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है, यानी कि उसकी ज़ाहिरी खूबियाँ, उसकी ज़ाहिरी शख्सियत. एक इंसान को हम जज करते हैं तो उसके फ़िज़िकल फीचर्स मैटर कर रहे होते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसकी लाइफ हिस्ट्री. इट हैज़ नथिंग टू डू विद आवर इंफॉर्मेशन. ये हमारे इंफॉर्मेशन का कंसर्न नहीं होता. तो इसी तरह जब हम थीरीज़ की बात कर रहे हैं फॉर्मलिज्म की स्पेशली, तो हम देखते हैं कि थीरीज़ में फॉर्मलिज्म का ताल्लुक जो है वो सिर्फ फॉर्म से रिलेटेड है. किसकी फॉर्म से? आर्ट की फॉर्म. आर्ट की फॉर्म को आपने देखना है. यहाँ पे फॉर्म मैटर कर रही है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस मैटर कर रही है कि वो किस तरह से उस टेक्स्ट को लिखा गया है. बेसिकली उस टेक्स्ट में किस तरह की राइटिंग इस्तेमाल हुई है. ये ज़रूरी नहीं है कि व्हाट इज़ सेड, ये ज़रूरी है कि हाउ समथिंग इज़ सेड, कि किस तरह से कुछ बताया जा रहा है. अब यहाँ पर आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ पीस ऑफ राइटिंग की किस पे आ जाती है? फॉर्म पे आ जाती है, उसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाती है, और किस तरह से लैंग्वेज को यूनिक बनाकर पेश किया गया है, लैंग्वेज की क्या डिस्टिंग्विश दिखाई गई है. अब यहाँ पर एक और मैं अर्ज़ करती चलूँ कि टेक्स्ट की अदबी ज़ुबान पर फोकस किया जा रहा है फॉर्मलिज्म में. बेसिकली अदबी ज़ुबान जो है उसको किस हद तक ब्यूटिफाई किया गया, ये एम्फेसाइज किया गया, किस हद तक नरेट किया गया. इसमें प्लॉट आ जाते हैं. हमारा फोकस जो है फॉर्मलिज्म पे प्लॉट पे होता है, नैरेटिव टेक्निक पे होता है, रिदम पे होता है और साउंड पे होता है.
तो बेसिकली कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म, यानी कि उसमें इस्तेमाल होने वाली लिटरेरी डिवाइसेस, यानी कि किस तरह से एक चीज़ को लिखा गया है, किस तरह लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डीफेमराइजेशन जो है कॉन्सेप्ट विक्टर शेकलॉव्स्की का दिया हुआ है, थोड़ा सा नाम इनका मुश्किल हो जाता है क्योंकि रशियन है ये। तो डीफेमिलियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें। डीफेमिलियर का मतलब होता है कि किसी फेमिलियर चीज़ को अनफेमिलियर बनाना, यानी कोई नॉन चीज़ को अननॉन बनाकर पेश किया जाए। तो शेकलॉव्स्की जो है वो कहते हैं कि आर्ट एग्जिस्ट दैट वन मे रिकवर the sensation of life. The technique of art is to make objects unfamiliar, to make form difficult, to increase difficulty and length of perception. कि क्या मकसद है आर्ट का? आर्ट का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को अनफेमिलियर बना दिया जाए, उनको मुश्किल बना दिया जाए, उनको लेंथी बना दिया जाए, उनकी डिफ़िकल्टी को पेश किया जाए। हमारे पास एक प्रीवियस नॉलेज है, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हमारे पास सबका इल्म मौजूद होता है। राइटर का कमाल ये होता है कि राइटर ने लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए किस हद तक नॉन चीज़ों को, जो चीज़ें हम जानते हैं समझते हैं, उनको डिफरेंट एंगल से दिखाया जा रहा है, उनको डिफरेंट तरीके से दिखाया जा रहा है और ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर पेश किया गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल और जनरल सी मिसाल देती हूँ आपकी ईजी कंप्रीहेंशन के लिए, कि रात के वक्त सितारे चमक रहे हैं, ये एक आम सी बात है। लेकिन यही ज़ुबान अदबी ज़ुबान में हो जाए तो क्या होगी? वो इस तरह से होगी कि रात जो है वो रात की तारीकी में हम इसको समझ लेते हैं कि रात की स्याह घनी जुल्फ़ों की छाँव में नगीने चमक रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि रात की तारीकी और सितारों को मैंने किस तरह से अदबी ज़ुबान में पेश किया है, एक फेमिलियर थिंग को अनफेमिलियर और न्यू तरीके से पेश किया ताकि वो एक क्रिएटिविटी लगे और इसमें जो है एक आर्टिस्टिक सेंस भी क्रिएट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेमिलियराइजेशन, और ये कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है? ये विक्टर का दिया हुआ है। उसके बाद फॉर्मलिज्म में फोकस किया जाता है स्टोरी पर और प्लॉट पर, यानी कि स्टोरी में वाक़यात हैं, सीक्वेंस के साथ है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब उन्हीं वाक़यात को किस तरह से प्लॉट की सूरत में देना है, किस तरह से उनकी प्लॉटिंग करनी है, दैट व्हाट मैटर्स इन फॉर्मलिज्म। यानी कि फॉर्मलिज्म में प्लॉटिंग मैटर कर रही होती है, प्लॉटिंग में कुछ टेक्निक मैटर कर रही होती है ताकि स्टोरी को सिर्फ आम वाक़यात की सूरत में बयान ना किया जाए, बल्कि उसमें कुछ ट्विस्ट, टर्न्स, फ्लैशबैक्स, फोरशैडोइंग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह की टेक्निक, नैरेटिव टेक्निक इस्तेमाल की जाती है ताकि जो रीडर है वो पेसिमिस्टिक ना रहे, बल्कि वो एक्टिव रहे, वो ऑप्टिमिस्टिक रहे। ऑप्टिमिस्टिक से मुराद ये होगा कि वो टेक्स्ट के साथ पूरी तरह इंगेज रहे और टेक्स्ट उसके लिए एक डायनामिक टूल का काम कर रही हो। उसके बाद हम मज़ीद देख लेते हैं कि और कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। फॉर्मलिज्म में साउंड पैटर्न पर फोकस किया जाता है, जिसमें आ जाती हैं एलिट्रेशन, एसोनेंस। रिदम में मीटर देखना होता है कि मीटर क्या है, कौन सा पेंटामीटर यूज़ किया गया, आयाम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया, ये हेक्सामीटर यूज़ किया गया, टेंट्रामीटर यूज़ किया गया, वो उस लिहाज से आपको पता होना चाहिए। फोनेटिक सिंबलिज्म क्या है, ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें आ जाती हैं और लिटरेरी डिवाइसेस भी आ जाती हैं, बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस हैं। ये जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं इन सब का आपको इल्म होना ज़रूरी है। एलिट्रेशन, एसोनेंस, मीटर, रिदम, इन चीज़ों का एक स्टूडेंट को इल्म होना चाहिए, ख़ासकर क्योंकि उसका ताल्लुक़ जो है वो लिटरेचर से है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तहकीक करेंगे तो आपको इनकी समझ अच्छे से आ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस थीरी के बाद लेगेसी क्या बची है। इस थीरी ने नई थीरीज़ को जन्म दिया है। इस थीरी के बाद स्ट्रक्चरलिज्म का आगाज़ हुआ, न्यू क्रिटिसिज्म का आगाज़ हुआ और भी बहुत सारी फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पेश किए गए। वैसे तो ये थीरी जो है 1920 के बाद ख़त्म हो गई थी फॉर्मलिज्म, क्योंकि इसका एक बड़ा ड्रॉबैक था। वो ये था कि हम टेक्स्ट को उसके ऑथर से आज़ाद नहीं रख सकते, यानी कि ऑथर को डिस्कस किए बगैर हम टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। तो बाद में इस थीरी पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और इसके क्रिटिसिज्म में भी बहुत सारी थीरीज़ आई, जिसमें रीडर रिस्पॉन्स थीरी है, यानी कि रीडर का रिस्पॉन्स भी बड़ा मैटर कर रहा होता है और राइटर का बैकग्राउंड भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थीरी है और इस थीरी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फोनेटिक और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि बात ये है कि आपने टेक्स्ट के अंदर रहना है,
आपने टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना। फॉर्मलिज्म सिर्फ ये डिमांड कर रहा है रीडर से कि जब आप टेक्स्ट को समझ रहे हैं तो उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने इंटरनल कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझना है। आपने किसी किस्म का बैकग्राउंड, एक्सटर्नल बैकग्राउंड डिस्कस नहीं किया, आया कि पॉलिटिक्स उसमें बात की जा रही है, उसमें थीमेटिक कंसर्न्स बताए जा रहे, ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती फॉर्मलिज्म में सिर्फ फॉर्म और इसका स्ट्रक्चर मैटर करता है। फॉर्मलिज्म में सिर्फ फॉर्म और लैंग्वेज की डिवाइसेस मैटर करती हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। तो मैंने अपनी, जब आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज असाइंड अ टास्क टू मेक अ फॉर्मलिस्टिक एनालिसिस ऑफ अ पोएम। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो के साथ अपनी असाइनमेंट को भी शेयर किया है PDF में। तो हो सके तो आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक अ लॉट केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।